जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई मॉडल पेपर नंबर 5। यानी जैसे आप यूपी पुलिस का पेपर दोगे, यानी दोने का मतलब हुआ जैसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल कोशिश किया गया है कि हूबहू आपको यूपी पुलिस के लेवल का क्वेश्चंस कराया जाए। तो ये प्रैक्टिस सेट है, यानी मॉडल पेपर है। और अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो प्लीज बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वो टॉपिक प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। और बाकी आप लोग देखोगे ना कि जैसे आप स्टडी 91 के चैनल पे कोई भी टॉपिक डालिए, परसेंटेज बाय शिवानंद सर, प्रॉफिट एंड लॉस बाय शिवानंद सर, तुरंत आपको जो है प्लेलिस्ट पे यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी नंबर प्लेलिस्ट पे सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे डिटेल में सॉल्यूशन। बाकी आप जो कहोगे उस टाइप का हम फिर से आपको टॉपिक रिकॉल करा देंगे मॉडल पेपर डिस्कस करने के बाद। चलिए भाई, शाम को 7 बज गए, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और आज अपने आप को टेस्ट करिएगा कि भाई हम कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं यूपी पुलिस के मॉडल पेपर के वाले क्वेश्चंस। ओके, आपको पता ही है भाई कि शाम को 7 बजे, इवनिंग में 7 बजे अब मैथ्स का क्लास का शेड्यूल कर दिया गया है। अब डेली 7 बजे आप हमसे जुड़ेंगे। हाँ, जब तक यूपी पुलिस है तब तक यही टाइमिंग रहेगा, उसके बाद चेंज भी किया जा सकता है। और सुबह 10 बजे आप सामान्य अध्ययन की क्लास, रीजनिंग की क्लास आप 12 बजे दिन में, और हिंदी क्लास जैसा एज यूजुअल शाम को 8 बजे होती है। तो भाई चलिए हम लोग बिना डिले के हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस है ना, यही क्वेश्चंस आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। अगर आप बात करो क्वेश्चन नंबर दिस पहला, तो क्वेश्चन ये कह रहा कि भाई 9,000 रुपए को एबीसी में क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में बांटा गया, तो ए और सी के प्राप्ति का अंतर क्या होगा? ओके, 9,000 डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 4, 5, 6। ध्यान समझिएगा ना, 4, 5, 6 के रेशियो में डिवाइड किया गया और आपको बताना है कि ए और सी का डिफरेंस। तो क्या कहोगे भाई, कितनी बार हम लोग रेशियो में पढ़ चुके हैं। जो मनी है, ए को 4 पार्ट मिलेगा, बी को 5 पार्ट मिलेगा, सी को 6 पार्ट मिलेगा। तो तीनों में कितना पार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया? तो कहोगे 4, 5, 4, 9, 6, 15, यानी कुल 15 पार्ट, यानी 15 भाग मनी टोटल है रेशियो में। तो 15 भाग रेशियो में मनी है, तो 15 भाग की वैल्यू यानी 15 रेशियो की वैल्यू आपको भाई 9,000 गिवन है, यानी 9,000 बांटा गया, यानी 15 रेशियो बांटा गया, 15 भाग बांटा गया। अब आपको कह रहा भाई ए और सी के प्राप्ति में अंतर। तो ए को कितना मिला भाई? 4 भाग, सी को कितना मिला? 6 भाग। दोनों में डिफरेंस कितने भाग का? 2 भाग की। मतलब 15 भाग की वैल्यू दिया है तो एक भाग सब लोग बता देंगे सर 9,000 डिवाइड बाई 15। क्लियर ना? 15 छक्का 90, सबको भाई टेबल पता होगा सर 600। जब एक भाग की वैल्यू 600 तो अंतर क्यों डायरेक्टली ना निकाल लेना, 2 भाग की वैल्यू भाई, तो 600 गुणा 2 यानी सबको कंफर्म है 1200, यानी 1200 ए और सी के भाग का अंतर है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हम ओरल भी बता सकते थे कि 5, 4, 9, 6, 15 की वैल्यू 9,000, 1 की वैल्यू 600, तो ए और सी का अंतर हम 2 डायरेक्ट निकालेंगे। ऐसा नहीं हम पहले ए निकालें फिर सी निकालें और फिर हम अंतर करें, तो भाई टाइम लग जाएगा, हमें टाइम बचाना है। तो ये कोशिश करिएगा कि 1200 पे भैया सही आंसर लगा दोगे, करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई ये परसेंटेज का बहुत जाना माना क्वेश्चन है। जाना माना का मतलब हर बार जो है सभी एग्जाम में चिपका देता है, चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हो या आप यूपी पुलिस का एग्जाम तो दे ही रहे हो, या एसएससी जीडी का एग्जाम दोगे, सीएचएसएल का एग्जाम दोगे, सब में ये क्वेश्चन आता ही आता है। चलो बताओ भाई, करा कि एक परीक्षा में इन एन एग्जामिनेशन A candidate scored 30% marks and failed by 25 marks, यानी अभ्यर्थी को 30% मिलता है और 25 अंक से फेल हो जाता है। कहोगे हाँ सर, और इसी परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी को कितना मिलता है? 40% मिलता है। और आप कहोगे भाई 40% मिलता है, और आप कहोगे सर यस 40% मिलने के बाद वह जितना न्यूनतम अंक है उससे 35 अंक ज़्यादा ला देता है। कहोगे यस, तो बताइए परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? यानी परीक्षा में अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन
आप कहो सर कितने अधिकतम ला सकता है, कहोगे हमको नहीं पता सर, हम 100 मान लें। हम ये मान लेते हैं भाई कि जो वो अधिकतम ला सकता है, मैक्सिमम अंश वो 100% ला सकता है। कहोगे हाँ सर। तो अब एक ही एग्जाम में अगर 2 लोग शामिल हो रहे हैं, आप बताओ, अगर एग्जाम में ए भी शामिल हो रहा, बी भी शामिल हो रहा है, और उसमें आपको पास होने का क्राइटेरिया डायरेक्ट ना दे के लैंग्वेज में दिया है, तो लैंग्वेज में दिया है तो आपको ये समझ में आएगा भाई एग्जाम एक है, इसका मतलब पास होने का क्राइटेरिया भी एक होगा। तो उसके बिहाफ पर अगर आप समझोगे, बहुत बार इसको आप लोग करा चुके हैं, तो भाई ए जो है पहला अभ्यर्थी कुल अंक यानी मैक्सिमम का 30% लाया, 100 का 30% 30 हुआ, भाई 25 अंक से फेल हुआ, तो आप 25 ऐड कर दोगे तो पास हो जाएगा। मतलब कुछ अंक लाएगा और फेल होगा। हमेशा एक एग्जाम में 2 लोग अगर प्रतिभाग कर रहे हैं यानी अपीयर हो रहे हैं, तो आपको पासिंग मार्क्स दोनों के लिए सेम होगा, वही बराबर करना होता है। तो दूसरा जो व्यक्ति है या दूसरा स्टूडेंट है 100 का 40% 40 लाया और पास होने से 35 अधिक ला दिया। आप बताओ, हम बोले पास, मतलब एक एग्जाम्पल ऐसे सोचो दिमाग में कि 50 अंक पास होने के लिए चाहिए। एक 40 ला रहा तो कहोगे सर 10 से फेल हो रहा है, एक 75 ला रहा सर 15 ज्यादा ला रहा। तो ज्यादा लाने का मतलब जितना लाया है इनमें से अगर हम 35 घटा देते हैं तो पास होगा। मतलब पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया है तो भाई ज्यादा लाने का मतलब वही घटा दो तो बराबर हो जाएगा। हमें बराबर करना है तभी आपस में कनेक्शन होगा कि भाई जो एक एग्जाम अगर है, चाहे 2 लोग या 3 लोग जो भी अपीयर हो रहे हैं, सबके लिए पासिंग मार्क्स बराबर है। कंडीशनल कह रहा है कि ए 30 लाया 25 से फेल हुआ, इसको पास करा दिया। बी 40% लाया 35 ज्यादा लाया तो इसको भी पास करा दिया। अब जब दोनों को पास करा दिया भाई तो पासिंग मार्क्स बराबर कर दिए। सॉल्व कर लो तो आप 30% को इधर ले जाओगे, -35 इधर लाओगे। 40 में से 30 भाई कितना हो गया, कहोगे 10% हुआ। और 10% की वैल्यू क्या है, 10% की वैल्यू आप कहोगे सर यानी 25 इधर लाओगे, 35 यानी 60 है। तो 1% की वैल्यू सर क्या है, 6 है। तो अब आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाएगा तो 100% कहोगे, तो 100% की वैल्यू यानी 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 600 सर। 600 अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क्स परीक्षा में 600 है। लेकिन क्या 600 ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसका मतलब है भाई ऑप्शन गलत है कि नहीं। तो अच्छा देख लेते हैं, मान लो गलती से, तो मैक्सिमम मार्क्स 600 करेक्ट आंसर। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि परीक्षा में कितना पासिंग अंक चाहिए। हमने जान के 600 नहीं दिया है, अभी ऑप्शन भूल जाओ, इसको हमने दिया है परीक्षा में पासिंग अंक कितने चाहिए। तो अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आपको पास मार्क्स चाहिए तो क्या करोगे, ये ऑप्शन पास मार्क्स वाला हमने जान के दिया है कि पहले 600 निकालो। कहोगे सर एक स्टूडेंट 30% लाया 25 से फेल हुआ, यानी इसको हमने पास करा दिया है और इसको भी पास करा दिया। तो किसी में वैल्यू रखोगे, परसेंटेज की वैल्यू नंबर्स में वो निकल आएगा। पहले में रखते हो तो क्या करोगे सर 30%, 1% की वैल्यू 6 है, 30% की वैल्यू 3 × 18 180 + 25। आप कहोगे सर कितना, आप 180 25 से नहीं 205 अंक, 205 अंक पास होने के लिए चाहिए। अगर बोलता तब सही है, लेकिन दिया नहीं गया। मैक्सिमम मार्क्स ये आंसर होगा 600। और अगर पासिंग मार्क्स पूछता तो आप कहोगे भाई चाहे 600 का 30% निकालो तब भी जो है 180 हुआ और +25 जोड़ोगे, और चाहे आप 1% की वैल्यू निकालो। ये पासिंग मार्क्स वाला ऑप्शन दिया है। वेरी गुड। तो सभी को समझ में आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो भाई आई होप अगले क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। 11/6% में परिवर्तन कीजिए। अरे भाई कितनी बार क्वेश्चन ऐसे आ गया, कहोगे सर ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। क्या है 11/6 का प्रतिशत कैसे लिखोगे आप लोग। 11/6 को एक तरीका, बेसिक तरीका तो है, बेसिक ये है किसी भी वैल्यू को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डेसिमल्स के फॉर्म में है, नंबर्स के फॉर्म में है, तो आपको क्या बताए थे भाई, सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंट लगा दोगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। एक तरीका तो ये है कि ये भाई 1100 हो गया बटा 6 हुआ और इतना परसेंट, और सॉल्व करना है तो 6 × 6 कहोगे अच्छा 5 × 11, और फिर कहोगे 6 × 8 = 48, हाँ सर 2, और 6 × 3 = 18, हाँ सर, और 2/6 यानी 1/3। क्या 183 पॉइंट इतना है, हाँ सर बिल्कुल सही ऑप्शन। एक तो बेसिक ये हो गया।
क्या सर बेसिक तरीका ही है सॉल्व करने का? नहीं भाई, और भी तरीके हैं। क्या तरीका है? कुछ लोगों को ये भी पता भाई, हम 11/6 को 11 इंटू 1/6 कर सकते हैं। हाँ सर, तो 11 इंटू 1/6 की परसेंट वैल्यू क्या है? 16 सही 2/3। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी 183 सही 1/3 आ जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। मतलब 11/6 का मतलब यानी 11 इंटू 1/6, तो 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3, उसका 11 गुना जो होगा वही सही होगा। कहोगे वाह, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वाह। अब मंजीत की बात हो रही है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बस भाई आपका दिमाग जो है क्वेश्चन पे स्क्रीन पर होना चाहिए और अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। पढ़िए ध्यान से। मंजीत मोटर बाइक को 25% की हानि पर साहिल को बेच देता है। भाई ये हमारे मंजीत साहब हैं, इन्होंने एक चीज साहिल को बेचा है ना, ठीक है, कितने? 25% लॉस पर बेचा। कहोगे अच्छा ठीक है सर। फिर क्या, साहिल ने 840 रुपए गाड़ी की मरम्मत पर खर्च किए तथा गाड़ी को 5400 में बेच दिया। किसको बेच दिया? जित को भी बेचा होगा, और 12.5% लाभ। मतलब साहिल जो खरीद रहा है 864 रुपए मरम्मत पर खर्च किया है, उसके बाद जो है ये बेचा 12.5% लाभ पर बेच दिया, 12.5% प्रॉफिट पर बेच दिया किसी को, कितने में? 5400 में। कहोगे हाँ सर। तो इस प्रकार उसे इतना लाभ। मंजीत ने वह मोटरसाइकिल कितने में खरीदी? भैया मंजीत ने कितने में खरीदी? कहोगे वाह। देखो भाई, मंजीत ने साहिल को 25% लॉस पर बेचा है। हमारे साहिल साहब ने 864 रुपए खर्च किए, क्या? ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए हैं, या जो है मरम्मत मेंटेनेंस पे खर्च किया, मरम्मत पे खर्च किया। उसके बाद उसको 5400 में बेचा है किसी व्यक्ति को ना। दैट्स प्रॉफिट इतना, हाउ मच मनोज। तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर पहले चीज समझिए, साहिल ने इसकी जो भी कॉस्ट जितने में खरीदा होगा उस पर 840 मेंटेनेंस पे खर्च करके 5400 में किसी व्यक्ति को बेच दिया होगा। कहोगे हाँ सर। जब 5400 में किसी व्यक्ति को बेच दिया होगा तो 12.5% प्रॉफिट पर बेचा होगा, तो हम ये बोल सकते हैं ना, ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कह सकते हो 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, यानी 1/8 में खरीदेंगे का मतलब 8 में खरीदा होगा, 1 का लाभ होगा, 9 में बेचा होगा। मतलब अगर साहिल ने 12.5% लाभ पर किसी वस्तु को 5400 में बेचा होगा, तो यानी इससे रेशियो अकॉर्डिंग 8 में खरीदा होगा, 9 में बेचा होगा। 9 की वैल्यू 5400, 8 की वैल्यू निकालोगे तो 9 छक 54, 6 8 48। भैया साहिल साहब ने 4800 रुपए में खरीदा था, मतलब 4800 रुपए खरीद पड़ी। अब 4800 रुपए खरीद पड़ी, ध्यान समझिएगा, 4800 रुपए खरीद पड़ी है, लेकिन जो खरीद पड़ी है वो मेंटेनेंस चार्ज जुड़ा हुआ है ना। यानी मंजीत ने इसको 25% लॉस पर बेचा है, तब इसने 840 इस पे मेंटेनेंस पे खर्च किया है। तो भाई अगर हम ये कहें मंजीत से उसने कितने में खरीदा है, क्या 4800 में मंजीत से खरीदा है? नहीं भाई। तो मेंटेनेंस जब घटाओगे ना, 4800 में घटाओगे तो कहोगे 800 घटा दोगे तो 4000 हो गया, 64 घटा दोगे तो कहोगे 3936। ध्यान समझिएगा, अभी भी ध्यान समझिएगा। 3936 में कौन खरीदा है? आपके साहिल साहब की कॉस्ट पड़ी, तब इसमें 864 जोड़ोगे तब 4800 रुपए उसकी एक्चुअल ओवरऑल कॉस्ट पड़ी। क्योंकि किसी वस्तु को खरीदने के बाद उस पर जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो क्रय मूल्य में जुड़ता है, फिर उसको हम लाभ या हानि पर बेचे तो कितने में बेचेंगे, निकाल लोगे। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर 5400 में बेचा तो खरीदा 4800 में, जो खरीदा है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जुड़ी है, मेंटेनेंस घटा दोगे तब वो एक्चुअल में मंजीत से इतने में खरीदेगा, और मंजीत ने इसको 25% लॉस पर बेचा। 25% की वैल्यू 1/4, यानी मंजीत 4 में खरीदेगा, 1 का लॉस यानी 3 में बेच देगा। ये 3 की वैल्यू है भाई मंजीत के लिए, इसकी CP 4 आ जाएगी। कहोगे हाँ सर। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9 और 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 4 दुनाई 8, 4 एकम 4, 3 12, 4 एकम 4 1 5। क्या 5248 कहीं है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझिए, किसी को डाउट है? हम कह रहे इतने में मंजीत ने खरीदा था, उसने 25% लॉस पर बेचा है इतने में 3936 में,
तब उसने साहिल साहब ने इस पर मेंटेनेंस जो चार्ज हुआ वो खर्च किया और फिर फाइनली साहिल साहब ने 5400 में बेचा। यानी 5400 में अगर साहिल साहब ने बेचा है तो खरीदा कितने में, मेंटेनेंस कॉस्ट जुड़ी हुई है, घटा दो तो उसने उतने में मंजीत से खरीदा है। तो मंजीत से 25% लॉस पर खरीदा है तो कितने में मंजीत से खरीदा है, मतलब कितना मंजीत के लिए क्या कॉस्ट प्राइस होगी, निकाल लोगे। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात सर, इसको हम बहुत बार प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते भाई, बिल्कुल अच्छे से कोशिश करिएगा कि सॉल्व करेंगे आप लोग। भाई एक दुकानदार किसी पुस्तक पर 10% की छूट के साथ बेचने पर 12% लाभ, तो क्रय मूल्य अंकित। अरे भाई वही बार बार इजी वाला क्वेश्चन, कितनी बार ही आया, हम जान के इसको करा रहे हैं। तो आप कहोगे पुस्तक अंकित मूल्य के 10% छूट के साथ बेचा और 12% लाभ अर्जित किया। कहोगे अगर एक बुक का किसी चीज का मार्क प्राइस दिया है तो 10% डिस्काउंट पर बेचा, कहोगे हाँ सर, और जितने में बेचा उस पर 12% का प्रॉफिट, यानी 12% प्रॉफिट के साथ बेच दिया, यानी जो खरीदा है 12% लाभ पर बेचा और जितना एमआरपी किया उस पर 10% डिस्काउंट देकर बेचा। कहोगे हाँ सर, क्या विक्रय मूल्य अलग अलग होगा? नहीं सर, विक्रय मूल्य एक ही होगा। हम एक चीज मानते हैं, मान लो हमने मान लिया मार्क प्राइस, क्या मान लिया भाई, हमने मान लिया एमआरपी, कितना मान लिया 100 रुपए, 10% डिस्काउंट पर बेचेंगे कितने में, कहोगे सर 90 में। एक बार जो मान लेते हो उसी से चीजों को मनवाते हो, मतलब उसी से आगे बढ़ते हैं। 100 में हमने माना कि 100 रुपए उसका एमआरपी था और उसने 10% डिस्काउंट पर 90 में बेच दिया। सर हाँ बिल्कुल 90 में बेच दिया। अब 12% का लाभ हुआ, तो आप बताओ 90 में बेचा, 12% लाभ पर बेचा, खरीदा कितने में है? तो कहोगे सर 12% लाभ पर बेचा, यानी 112 में बेचा होगा और एक्चुअल में जो हमने माना है उसके हिसाब से 90 में बेचा होगा, तो खरीदा 100 में होगा। मतलब अगर आपको विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और सीपी निकालना, तो क्या करोगे? 12% प्रॉफिट का मतलब 100 में खरीदा, 112 में बेच दिया, तो 112 की वैल्यू दिया, 100 निकाल लो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आपको बोला क्या जा रहा, पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। भाई अब आप चूज कर लो मार्क प्राइस, अब चूज कर लो इसका क्या, सीपी, इसका रेशियो बताना है। कहोगे सर 100 रेशियो निकालना, अपने आप कट गया तो 112 इधर आ जाएगा भाई, 90 उधर रह जाएगा, सीपी 90 हो गया और 112 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना, तो 112। ये क्या कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल भाई, जिससे कटेगा 2 से होगा ना, 2 45 9 90, 2 से कितना हुआ, 2 पंचे 2 चौक 12, भाई 45 रेशियो 56 कहीं है। कहोगे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो भाई आई होप सभी को समझ में आ रहा, तो बोलिए भाई समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जैसे जो है अर्जुन का धनुष बाण किस पर था, चिड़िया की आंख पे था, वैसे आपका निशान जो है क्वेश्चन पर होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है, वह 10 वर्षों में अपनी मूल राशि का 3 गुना हो जाती है। यानी अगर आप मानते हो भैया 100 रुपए हम निवेश करते हैं और ये जो है कुछ समय बाद 3 गुना यानी 300 रुपए हो जाएगी, क्या मिश्रधन अमाउंट हो जाएगी। समझ में आ रहा ना? यानी अगर हम 100 रुपए निवेश करेंगे 300 रुपए हो जाएगी, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में ना। कहोगे हाँ सर। आप बताओ, यानी 100 रुपए निवेश करेंगे 300 हो जाएगा, x रुपए निवेश करेंगे तो 2x हो जाएगा, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ सर। तो अगर परसेंटेज में दिया है तो ऐसे भी कर सकते भाई, 100 निवेश किया तो 300 हो गया, यानी 200%, 2 गुना ब्याज लगा, मतलब मूलधन का 2 गुना ब्याज लगा। तो जो साधारण ब्याज प्रतिशत होता है वो R/T% होता है। तो कहोगे रेट जिस रेट से लगेगा जितने समय के लिए, 10 वर्षों के लिए, वही हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आप 200 में डिवाइड बाई 10 कर दोगे। कहोगे हाँ सर। तो 20% सुनहरे अक्षरों में आ जाएगा। कहोगे यस। तो ये तो हुआ परसेंटेज का तरीका। बताओ समझ में आया कि 100 रुपए निवेश किए 300 हो गया, 200% ब्याज हुआ। ब्याज RT%, SI RT% होता है, यानी 1 साल में जितना होगा तो 10 साल में कितना होगा, तो 1 साल में जो भी होगा 10 साल में 200% हो गया, यानी 1 साल में कितना, तो आप 10 से 200 में भाग कर दोगे तो 20% आ गया भाई। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ गया, सही आंसर है। क्लियर? कुछ लोग ये भी करेंगे भाई, x रुपए निवेश किए 3x हो गया, तो भाई ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, यानी 2x ब्याज हो गया। जब ब्याज हो गया तो रेट का फॉर्मूला, कुछ लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 2x इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल आपका x है इंटू क्या टाइम,
देखो तब भी वही आएगा, नहीं 20% तब भी आएगा, चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहे ऐसे करो। ये मॉडर्न अप्रोच है तो मॉडर्न अप्रोच लगाओ भाई। आप मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं तो मॉडर्न तरीका भी सीखिए ना। कहोगे यस सर। अगला बताइए। एक निश्चित धनराशि 8% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है। आपको हमने बताया था कि चाहे आप जो है इसको मतलब वैसे करेंगे और चाहे हिट एंड ट्रायल से करिए। ध्यान से समझिएगा, हिट एंड ट्रायल का मतलब ये हुआ कि अच्छा चलो परसेंटेज से करो चाहे हिट एंड ट्रायल करो। तो कुछ लोगों को भाई परसेंटेज समझ में आ रहा, उससे बता दें। आपको बताए थे जब 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो जो हमारा 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आता, ध्यान देगा, जो CI आता है, तो वो हम इस फॉर्मूले से लगाते हैं। पहले साल जो होगा, दूसरे साल अगर सेम है तो यही तो करते हो ना, मतलब जो नेट चेंज का फॉर्मूला होता है वो ऐसे कर दो। यानी अगर हम 2 साल की बात करें, पहले साल 8 ब्याज लगेगा, तो अगर हम प्रिंसिपल 100 मानते ना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसको चलो बेसिक से भी कर दो। अगर हम प्रिंसिपल 100 मानते हैं, ब्याज 8% है, तो पहले साल 8%, दूसरे साल भी 8%, दूसरे साल पहले साल के इंटरेस्ट पर 8%, यानी 0.64। चाहे नेट चेंज करो और चाहे पूरा जोड़ दोगे 8 8 16.64, इतना परसेंट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ ये। यानी अगर 100 रुपए निवेश करोगे तो इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। एक तरीका ये भी है। कहोगे सर जो है हमारा जो मिश्रधन मिलेगा, मूलधन 100% और प्लस 16.64 क्या हुआ, ब्याज हुआ, यानी 116.64 मिलेगा। जिनको परसेंटेज से अच्छा लगता है वह, हम ये नहीं कह रहे ऐसे सॉल्व करो, हम ये बता रहे हैं कि ऐसे भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे सॉल्व किए होंगे। तो इसकी वैल्यू दिया है कितना, 5832। अच्छा, लेकिन हम उसको तो बिल्कुल नहीं बताएंगे भाई। कहोगे सर कि फार्मूला A = P1 + R/100⁴n, वो तो बहुत टफ हो जाएगा, उससे नहीं, ऐसे करो भाई ना, ये डायरेक्टली तो दिस सॉल्व कर दो। ऐसा दिया गया अपने आप जाएगा। देखो कितनी बार जाएगा, जिससे देखो सब 1000 में है ना, तो चेक कर लो कितनी बार जाएगा। तो 4 दूनाई 8, 4 से गुणा कर दो, 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12 नहीं, 4 8 8 चौक 32, 8 छक 48 और 3 कितना हुआ 51 नहीं, 5 चौक 20, 5 छक 30, 2 32, 5 छक 30, 3 33 और 5 एकम 5, 3 8, 5 एकम 5 भाई देखो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। चेक कर लो 5000। मतलब आपको डायरेक्टली समझ में आएगा, जब 1000 में दिया है तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 5000 कि इसका 5 गुना, देखो 5 चौक 20 0 हो गया, 5 छक 30 और 2 32 2 3, 5 छक 30, 3 33 3, 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5, यानी 5 गुना है, 0 हट जाएगा। कहोगे यस 5। एक तो तरीका ये हो गया, और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि यही तरीका है 8% से जगह पर हम जो है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका बताएंगे, समझ में आ गया। कहोगे हाँ सर समझ में आ गया, क्यों कन्फ्यूजन करें, ठीक है चलो ये ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 भाई ध्यान समझिए। एक क्वेश्चन हमेशा जो है आप देखोगे, किसी भी चाहे यूपी पुलिस लो और चाहे जो है आप देखते होंगे SSC GD का लो, सब में मस्त है क्या, यानी एक किसका पार्टनरशिप यानी साझेदारी क्वेश्चन। तो कह रहा है एक व्यवसाय में 35,000 से आरंभ करता, 5 महीने बाद एक व्यवसाय 3500 से, बहुत कम पैसा लगाया भैया, तो 3500 से आरंभ करता, 5 महीने के बाद भी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष के बाद दोनों का लाभ 2:3 में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी की पूंजी का निवेश। आपको पता, अगर 2 लोग किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, व्यवसाय करना प्रारंभ करते हैं, उसके लिए क्या शर्तें होती हैं ये पता होना चाहिए। कहोगे भैया अगर 2 लोग, पहला व्यक्ति C1 निवेश करता है जितने टाइम के T1 टाइम के लिए, दूसरा व्यक्ति C2 कैपिटल निवेश करेगा T2 टाइम के लिए, वही उसके प्रॉफिट का रेशियो होगा। मतलब ये समझिएगा कि 2 व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहला व्यक्ति जितना पैसा जितने समय के लिए, दूसरा व्यक्ति जितने समय के लिए लगाएगा, वही उसके लाभ का अनुपात बनेगा। कहोगे वाह सर, तो ये तो अच्छी बात है भाई। एक 3500 रुपए लगा रहा है, तो 3500 रुपए लगा रहा है तो कम लगा रहा है। कहोगे हाँ सर, तो कम लगा रहा तो अच्छी बात है ना, कम ब्याज मिलेगा, क्यों लफड़ा पालेगा। तो कहोगे हम ऐसे करेंगे, तो एक 3500 रुपए, ध्यान दीजिएगा, एक 3500 रुपए लगाता है
और बी 5 महीने बाद उसका साझेदार बन जाता है। कितना नहीं पता भाई, C2 लगा दिया। कितने महीने बाद साझेदार बनता? 5 महीने बाद। लाभ कितने वर्ष बाद 2:3 के अनुपात में बढ़ता है सर? 1 वर्ष बाद। मतलब ए 3500 रुपए 12 महीने के लिए लगाया, बी जो है 5 महीने बाद कितना इन्वेस्ट किया? C2 कैपिटल। और 5 महीने बाद आया तो भाई 1 साल में 7 महीने के लिए ही तो आया होगा। तो इनमें एक भी वैल्यू मिसिंग होगा। ए बी का कैपिटल टाइम तो निकाल सकते हो, ये ध्यान दीजिए, ए का कैपिटल ए का टाइम, बी का कैपिटल बी का टाइम। वैसे इसके प्रॉफिट के रेशियो कुछ भी एक टर्म्स मिसिंग होगा निकाल लोगे। जैसे यहां सिर्फ इसमें बी का कैपिटल मिसिंग है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात है, निकाल सकते हैं। सॉल्व करिएगा, ध्यान समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करोगे। कैसे भाई नहीं करोगे? सॉल्व करके नहीं करोगे। 7 × 5 = 35, ध्यान देगा ये 500 ना, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 2 × 6 = 12, तो 6 × 5 = 3000 इधर आएगा और ये C2 इधर जाएगा। भैया C2 कितना होगा? 3 × 3 = 9000 रुपए। 9000 यानी भैया बी बहुत पैसे वाला था, इसके तुलना में तो वही है। 9000 रुपए बी इन्वेस्ट करेगा। कहोगे यस बहुत अच्छी बात है, बी ने निवेश कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़िए। कितनी बार ये क्वेश्चन एवरेज का औसत का आ चुका है? 40 परिणामों का औसत 50 से 60 का 55 है, तो सभी परिणामों का औसत। इतना आसान यूपी पुलिस में ही आता है ये, मतलब इतना इजी। कहोगे कुछ नहीं करना सर, औसत का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का मतलब यानी औसत का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। कह रहा है 40 परिणाम हैं, सबका औसत 50 है, तो 40 को 50 से गुणा कर दो तो 40 परिणामों का योगफल पहले आ गया। फिर 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है, 60 का औसत 55 है, तो 7 × 55 कर दो। तो पहले 40 परिणामों का औसत दिया है, 40 का सम, 60 का औसत दिया, 60 का सम, और प्लस 40 + 60। ये क्या है? बेसिक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बेसिक सॉल्व करने में मजा आती है तो बेसिक से करिए, वैसे टफ नहीं है। तो 4 × 5 = 20 यानी 2000 हुआ। हाँ सर, और ये देखो 0 × 6 = 30, 6 × 5 = 30, 3 × 37, ये 2000 और 3 से 3 × 2 = 5300 हो गया सर। और ये कितना नीचे 100 हो गया सर, यानी 53, यानी 53 इज द करेक्ट आंसर। वाह, 53 करेक्ट आंसर। अब कहोगे सर क्या इतना गाथा लिखना जरूरी है? गाथा नहीं है, आंसर है भाई। कहोगे क्या इतना यही तरीका है सर? नहीं, और भी तरीके हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं? आओ चलते हैं भाई उन्हीं तरफ। 40 का परिणाम तो, लेकिन ऐसे जब आसान है तो ऐसे रहने दिया करो। इतना है 60 का परिणाम, कितना है भाई? 55 है। हम कुछ एज्यूम करते हैं, और पहले जो परिणाम है ना, नंबर जो होते हैं, जो डिवाइड करना होता है, इनका रेशियो निकालते हैं। याद करिए, किसमें याद करिए? जो आपको हमने डिस्कस किया था। तो आप क्या करते हो? 50, यहाँ ये रेशियो 2 और 3 का है। 50 और 55 के रेंज में कुछ भी औसत मानो। हमने कहा एज्यूमिंग औसत मान लो, आंसर नहीं मानते 52 मान लेते हैं। अब 52 से 50 क्या है? 2 कम है, 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, यानी 4 कम है। 52 से 55 क्या है? 3 अधिक है, 1 के लिए 3, 3 के लिए 9 अधिक है। तो ये 9, ये और -4 यानी 5 ज्यादा है। तो 5 ज्यादा है नंबर में, और डिवाइड बाई 3 2 5, औसत कितना ज्यादा है? यानी 1 ज्यादा होगा, तो 53 तब भी आ गया। ये वहां कारगर होता है जब डेटा कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में दिया, टफ दिया हो। अदरवाइज जैसे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। कहोगे हाँ सर बहुत अच्छी बात है। वही ए का कार्य बी का कार्य जो बहुत बार कर चुके हैं, ये तो भाई आप लोगों का पेट क्वेश्चन होगा। हमें पूरी उम्मीद है इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। चलो फिलहाल चेक करते हैं। ए किसी काम को 15 दिनों में, लगा दीजिए एलसीएम 15 दिन में। बी उसी काम को 10 दिन में। वाह, बहुत इजी दिया गया, 10 दिनों में करता। एंड दोनों ने स्टार्ट करते 5 ज्वाइन। जो भी जब भी आपको मिनिमम 2 या 3 दिया हो, ए किसी का काम को करे, बी करे या सी करे, हमेशा क्या करते हो? कहोगे सर हमेशा 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं। कितना हुआ सर? 30, यानी 30 काम हो गया। 30 काम को 15 दिनों में ए का 15 दूनाई यानी 2 वर्क पर डे ए, और 10 तिहाई यानी 3 वर्क पर डे बी। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो अब जो है आपके पास जो भी क्वेश्चंस होगा, इसी से कंडीशनल रिलेट कर लोगे। यानी वर्क काम हमारे पास 30 है ना भाई, बिल्कुल सही। कह रहा है ए कार्य प्रारंभ करता, 5 दिन बाद बी उसमें शामिल हो जाता, पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की संख्या। भैया ए अगर स्टार्ट करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा,
और 5 दिन बाद भी आता है। एक दिन में 2 काम करेगा तो 5 दिन तक ए करता रहा तो यानी 10 काम कर लिया ना। अब कौन आ गया भाई, ए और बी दोनों आ गए। अब कब आ गए, जब 10 वर्क हो चुका है। कितने टोटल काम है, 30। तो 30 में से 10 घटाओगे यानी 20 काम बचा है। तो 20 काम को करने के लिए बी भी आ गया, यानी ए और बी दोनों करते हैं। तो आप बताओ बी को ए और बी दोनों करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 करेंगे। तो 20 कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो 4 दिन में 20 काम ए और बी ने मिलकर किया और भाई साहब ए अकेले 5 दिन तक काम करते रहे। तो कुल कितने समय में वर्क फिनिश हुआ, 5 और 4 9। कहोगे वाह सर इतना तो हमें पता ही है, आसानी से बता देंगे। तो बताइए किसी को कंफ्यूजन है, जिसको कंफ्यूजन है तो एक बार जरूर बताइए भाई, फिर से हम डिस्कस करेंगे, कोई डाउट मत रखिए। कहोगे यस बिल्कुल सही सर, कोई डाउट नहीं है, आप इसको बताएंगे। औसत चाल वाला कितनी बार आपको क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, ये 2 वाले हैं, 3 4 हो सकता है। अभी हम सारे क्वेश्चंस इजी लेवल पे लेके चल रहे हैं भाई। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराया था, या जो है आप जो है बहुत बार प्रैक्टिस के फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। औसत चाल यानी कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, वो स्थान क्या है कुछ भी मान लो समझने के लिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है भैया, वेरी गुड, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यानी जहां गया था वहां उसका मन नहीं लगा, जाने में धीरे गया लेकिन आने में तेज आया, मतलब मन उसका कम लगा वहां पे। कहोगे अच्छा वेरी गुड। तो जाने आने में औसत चाल आप कहोगे 2 तरीके हैं सर। एक तो आपने फॉर्मूला बताया था, एक एक्स से बताया था, एक रेशियो बताया गया, एक वैल्यूज बताया था। तो कभी भी अगर बराबर दूरी है उसे अलग अलग 2 चाल 3 चाल जिससे भी जा रहे हैं, हमेशा एक तो 2 वाले में हमें फॉर्मूला पता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 गुणे एक ही दूरी को 2 अलग अलग स्पीड से जाने में चाल, ये 2s1 इंटू s2 और डिवाइड बाई s1 प्लस s। इसी फॉर्मूले में रख दो। ये कब अप्लाई होगा, जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से जाएंगे। एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से जाएंगे भैया, तो आपको पता होना चाहिए औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब बचपन आ गया तो कुछ और करेंगे। क्या करेंगे सर, जो है हम क्या करेंगे, जो जब भी दूरी फिक्स होगा तो 45 और 60 का एलसीएम लेंगे सर। 45 60 का एलसीएम लेंगे, कितना हुआ, 60 120 नहीं 180। हम दूरी 180 किलोमीटर मान लें सर, क्यों मान रहे हैं, एक्स मान सकते थे, हाँ मान सकते थे। क्या 1 किलोमीटर मान सकते थे, मान सकते, कुछ भी मान लो, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं जो इससे डिविजिबल हो जाए। देखो कैसे, अगर हम 180 मानेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी, यानी 180 गया 180 वापस आया, यानी 360 दूरी गया। कहोगे हाँ सर, टोटल 180 जाने में 45 की स्पीड से गया और 180 आने में किस स्पीड से आया, 60 की स्पीड से। ये तो आपको बताया नहीं औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको पता होगा। औसत चाल का फॉर्मूला टोटल दूरी, यानी औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय, ये सबको पता होगा भाई, बस उसी में रखना तो था। कहोगे हाँ सर, तो सॉल्व करो, 45 4 गुना 90 6 3 18, यानी 360 किलोमीटर की दूरी भैया 7 घंटे में जाता है। चाहे इसमें फॉर्मूले में रखो तब भी वही आएगा। तो 7 5 35 1 36 7 कम 51 पॉइंट समथिंग, यानी ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप फॉर्मूले में रख के चेक करो तब भी वही आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओगे आएगा कि नहीं आएगा। कहोगे वाह सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। आज भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम को 1 मिनट भी नहीं गंवाना है, मतलब ऐसा नहीं कि जो है कमेंट पढ़ने में टाइम वेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ, जो डाउट होगा हम बिल्कुल कमेंट लेंगे भाई, कमेंट ऐसे नहीं, बस पढ़ाने में ध्यान, पढ़ने में ध्यान दो भाई। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन द रेशियो, यानी भैया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 दिया। कहो अच्छा ठीक है। इट्स एरिया इज स्क्वायर मीटर, यानी 300 इसका क्षेत्रफल है। कहोगे सर जब भी रेशियो का वैल्यू मल्टीपल के फॉर्म में होता है वो किसी न किसी का पार्ट मान लेते हैं। जैसे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4x, क्या मानोगे भाई, तब अब मान लोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4x, दियर ब्रेथ इज 3x। कहोगे हाँ सर, वाह, क्योंकि एरिया बराबर आपको पता। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वॉल इन मीटर, इतना मीटर हाई अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द रेट ऑफ इतना स्क्वायर पर। वाह बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे सर, ध्यान समझिएगा,
कि आप रेक्टेंगल की बात करो, हाँ सर, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इसका परिमाप क्या होता सबको पता भाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता सर, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका डायगोनल क्या होता है सर, सबको पता है, यानी 90 होता डी का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होता है, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 ही फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं, बाकी सब बनाते हैं इससे। तो आप कहोगे सर इसका एरिया दिया है, तो 3x लंबाई है और 2x चौड़ाई है। अच्छा, ना 3x है ना 2x है भाई, 4x लंबाई है और 3x चौड़ाई है, और एरिया दिया है 300। अच्छा, वेरी गुड। तो 300 दिया है तो आप बता दोगे ना, क्या बता दोगे कि भाई 4 3 12, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 दुनाई 24, 12 पंचे 60, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 ना। तो x बराबर कितना हुआ भाई, 5। अंडर रूट ले लोगे ना, अंडर रूट 25 का मतलब 5, तो x की वैल्यू 5, यानी 5 चौक 20 भैया, 20 मीटर आपका लेंथ आएगी, 5 से 15 मीटर ब्रेथ आएगा। ये तो जो एरिया दिया था, लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान दिया था, वहां से चीजें हमें पता हो गई। कहोगे यस सर पता हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ क्या करेंगे। कह रहा परिमाप के साथ साथ, तो परिमाप के साथ 1.80 प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना मीटर ऊंची दीवार बनाना है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वॉल इतना मीटर हाई along the perimeter at the rate of इतना रुपए पर स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है कि दीवार बनाना है इसकी पेरीमीटर की, तो भाई दीवार पे इतना पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है, ठीक है ना। आप बताओ अगर दीवार बनाना है कितना प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए, आप बताइए। लंबाई चौड़ाई तो आपको पता है ना, लंबाई चौड़ाई तो पता है, तो आपको बताना है कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। जल्दी से आप बताएं टोटल कॉस्ट। बताइए। आप कहोगे सर दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे, अगर दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिए तो भाई आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जल्दी से बताएंगे आप क्या होगा, ये आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, बोलिए। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग एट द वॉल 1.5 मीटर हाई अलोंग द पेरीमीटर ऑफ रेट ऑफ इतना। तो पेरीमीटर के साइड उसकी दीवार बनाना, भाई पेरीमीटर कितना होगा, कहोगे सर भाई ये जो है 20 और 15 कितना हुआ, कहोगे 20 और 15 पेरीमीटर की बात करेंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब 20 और 15 भैया कितना 35 हो गया, 35 दुनाई 70, तो 70 मीटर आपका पेरीमीटर है, उसके अलोंग 1.5 मीटर 1.5 मीटर का क्या बनाना है भाई, ऊंची दीवार बनाना पेरीमीटर के अलोंग। तो कहोगे सर आसानी सॉल्व करेंगे, 15 सत्ते 105, 105 क्या भाई 105 जो है मीटर स्क्वायर दीवार बनेगी अलोंग विथ पेरीमीटर। हाँ सर, तो एक की कॉस्ट कितना 1.8, 105 की कॉस्ट भैया मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 18 पंचे 90 ना, 18 पंचे 90 0 और 18 एकम 18, एक डेसिमल लगा दोगे 189 सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई वाल कैसे बनाएं, कह रहा अलोंग द पेरीमीटर, परिमाप के अलोंग, जो परिमाप होगा वो जो है उसका एक लेंथ ब्रेथ मतलब एक लेंथ काउंट होगा और हाइट ले जाना है। तो क्या दिक्कत है मीटर स्क्वायर में, इसको एक लेंथ मान लो, परिमाप भाई 70 होगा, लंबाई चौड़ाई जरूरत थी, और अलोंग द हाइट 1.5 मीटर, तो परिमाप गुणे हाइट उतनी ऊंचाई का दीवार, तो 1 मीटर की कॉस्ट पता है, इतनी कॉस्ट पता हो जाएगी। कहोगे हाँ सर बहुत अच्छी बात है, फिर से बताइए, इसको पढ़िए ध्यान से, मजा आ जाएगी क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन आसान क्वेश्चन है, मजा आने का मतलब इजी है। ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क 30 डेज, ए और बी एक काम को 30 दिनों में करते हैं। बी लीव्स वर्क आफ्टर वर्किंग 20 डेज, रिमेनिंग वर्क टेकन अलोन 20 डेज मोर टाइम, इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन एबल टू कंप्लीट द वर्क। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, भाई ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 20 दिन तक करने के बाद, यानी क्या दोनों लोग मतलब मिनिमम 2 लोग, जैसे एलसीएम मेथड क्या कहता है कम से कम 2 लोगों का टाइम दिया होना चाहिए तब आप एलसीएम लोगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं कह रहा, यहां कह रहा है एक काम है कंडीशनली, ये कह रहा है कि एक काम को पहले ए और बी करते हैं कितने दिनों में, ए और बी जो है एक काम को 20 दिनों में करेंगे,
ए और बी आदमी हैं, दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में करते हैं। कहोगे हाँ सर करते हैं, करवा दिया। तो अब कह रहा है 20 दिन तक करने के बाद, मतलब ये कह रहा है ए और बी जो है इसी काम को 20 दिन में कर दिए, लेकिन कह रहा है ए और बी 20 दिन तक करने के बाद, हम 20 नहीं 30 लिखा भाई, ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, हम 20-20 बार लिख रहे हैं। ए और बी 20 दिन तक किए। अच्छा कहोगे हाँ सर ये कंडीशनली हुआ और प्लस बी छोड़ देता है, ए से इस काम करने में 20 दिन लगाता है। मतलब आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, याद करो वो दिन जब हमने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था और आपको ये बताया था। क्या बताया था भाई कि जैसे एक तो होता फॉर्मूला आदमी और दिन में m1 d1 इक्वल टू m2 d2 एक होता है, दूसरा ये भी होता है यानी एक कुछ आदमी किसी वर्क को d2 टाइम में करते हैं। अब इसी काम को जो है बाई पार्ट में होता है m2 d2 m3 d3, मतलब ये हुआ जैसे मान लो हम बोल दें कि भाई 25 लोग जो है इस दीवार को पेंट करते हैं 50 दिनों में। अब 25 लोगों ने ठीक है कर सकते हैं, फिर कह रहा 25 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, फिर जो है 5 लोग और आ गए 30 हो गए, फिर उन्होंने 5 दिन तक काम किया। फिर कहने का मतलब एक वर्क को टुकड़ों में हुआ जाए तो एक बार m1 d1 इक्वल टू डायरेक्ट वाला ये होगा, टुकड़ों में ये होगा। जैसे ए और बी एक काम को 30 दिनों में टोटल ये काम हो गया, इसको ए और बी 20 दिन तक कर रहे हैं, फिर बी छोड़ दिया, ए 20 दिनों में, यानी ये काम दोबारा टुकड़ों में हो रहा है। एक बार पूरा काम हुआ फिर टुकड़ों में हुआ, यानी ये वाला फॉर्मूला लग गया। कहोगे अच्छा सॉल्व कर दिए, रिलेशन आ जाएगा। यहां से a प्लस बी इंटू 30 इधर लाओगे माइनस a प्लस बी इंटू 20, यानी क्या हो जाएगा भाई a प्लस बी इंटू 10 बराबर कितना a इंटू 20। कहोगे हाँ सर, और अगर रेशियो निकालोगे तो सर ये जो है ध्यान 2a ये इधर आ जाएगा, यानी a बराबर b आ जाएगा। मतलब जो a की इफिशियंसी है वो b की इफिशियंसी, ये हुआ a और b, a किसी वर्क को a काम करेगा एक दिन में, b एक दिन में b काम करेगा, तो दोनों का काम को हम a और b के फॉर्म में लिखा 30 दिन में, तो a और b का कार्य क्षमता आ गया, तो जितना a करेगा उतना b करेगा, तो बात तो बराबर होगा। कह रहा है कि भाई b अकेले उस काम कितने दिनों में करे, किसको a और b एक काम को करते हैं भैया 30 दिन में पूरा काम, उसी को b कितने समय में डायरेक्टली। कहोगे कुछ नहीं करना, a बराबर b है ना, जहां a है वहां b कर दो ना, तो ये 2b हो जाएगा, तो 2b का मतलब b कैंसिल हुआ, तो कितना आ जाएगा 60 दिन भैया, कितना 20, यानी 60 दिन। कहोगे वाह, और वैसे भी a प्लस बी 30 दिन में दोनों की बराबर है, तो डबल टाइम में अकेले करेंगे ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही आंसर है, और इसी पे तालियां हो जाए अपने लिए भाई, आप लेकिन बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया इसलिए कह रहे हैं। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा भाई, आपको कंफ्यूजन ना हो, जैसे आप जो है या प्लेलिस्ट बनी होगी, यानी जो है आप शिवानंद सर के नाम से, शिवानंद हम ही बोल रहे हैं भाई शिवानंद सर के नाम से स्टडी 91 प्लेलिस्ट में जाएगा, तो मैथ्स भाई कुछ भी लिख के डालोगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, किस्त वाले क्वेश्चन सारे पढ़ा चुके होंगे। वहां से आप जो है जो डाउट है तो बेसिक से सब टॉपिक पढ़ाया होगा, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा जो पहली बार जुड़ रहे होंगे। और भाई दूसरा ये समझिएगा कि जो है जो भी टॉपिक आपको डाउट है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो अभी तक हम क्या करेंगे कि पूरा टॉपिक पढ़ाते थे, लेकिन जिस टाइप में डाउट है तो हम उसी टाइप के मतलब 10 to 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपको कभी डाउट नहीं रह जाएगा। कहोगे हाँ सर। अच्छा अब बात करते हैं भाई टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज आप स्टडी 91 pro.com पर जाएंगे और स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। आपको जो है हम यहाँ मॉडल पेपर करा रहे हैं और अपने आप से प्रैक्टिस करने के लिए भी यहाँ पर आप लोग जो है जाके टेस्ट दे सकते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ। बिल्कुल, तो कह रहा एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रॉस की, लेंथ ऑफ द ट्रेन 200 मीटर भैया सबसे पहले कंडीशन पता होना चाहिए, ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो एक प्लेटफॉर्म को तो क्या कह रहा है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, 200 मीटर लंबी ट्रेन, ध्यान समझिएगा 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है कितने समय में, आपको दिया है कितने समय में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में क्रॉस करती है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बताना था आपको। कंडीशन पता है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी तो प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी करेगी, ये मैं बोल रहा हूं भाई। तो दूरी बराबर प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई,
स्पीड और टाइम दिया होगा, फॉर्मूला लगा दो। कहोगे अब तो बहुत आसान हो गया, तो भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, फॉर्मूला लगाओगे क्या सर? प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस 200 मीटर दूरी। तो दूरी में जो निकालना होगा वो पहले लिखो, जो मिसिंग टर्म्स होगा। तो ये दूरी हो गया 200 मीटर और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यस, स्पीड कितनी है भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी मीटर पर सेकंड में दिया तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटू 30 सेकंड। वाह, कहोगे वेरी गुड। अब तो पता है 6 त्रिक 18 हुआ और 6 पंचे 30 हुआ और 3 दुनाई 6 20, 20 पंचे 100 यानी 1000। 25 दुना 50 500। भाई P प्लस 200 बराबर 500, तो P बराबर कितना? 300, यानी 500 में से 200 घटाओगे 300। 300 इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। बताइए कोई डाउट है? ये तो हमें पता, बच्चे ने सॉल्व कर लिया होगा, जो एक बार ट्रेन पढ़ा होगा। ये आप जो नहीं पढ़े होंगे, ट्रेन हमने बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट बताया भाई। ट्रेन बॉर्डर स्ट्रीम बिल्कुल, अगर आप एक बार, जिनको डाउट होगा छप जाएगा माइंड में। हमने स्टडी 91 के शिवानंद सर के नाम से कोई भी बाई ट्रेन टॉपिक डालोगे, बॉर्डर स्ट्रीम डालोगे तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा भाई। चलो अगले चलते हैं। वाह, कहोगे ये तो कितनी बार सॉल्व कर चुके थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल भाई। तो √289 इतना। तो सबसे पहले ध्यान दो, आप कुछ ध्यान मत दो, जीरो, किसी नंबर की पहले जीरो वैसे ही मतलब नहीं होता। जैसे जो है मूवी के, नहीं भाई, जैसे कुछ सामान लेने जाते ट्रॉफी मिल जाती है लेकिन पैसा देना पड़ता। फिलहाल 289 का 17, ध्यान दीजिएगा। कहोगे हाँ सर। बाकी 121 का 11 हुआ, लेकिन पॉइंट बाद 2 3 4 कितने डिजिट हैं? पॉइंट के बाद जो है 5 डिजिट हैं। यहां थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये ध्यान समझिए। पॉइंट के बाद यहां 4 डिजिट है, गड़बड़ कर दिया है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। चलो, गड़बड़ नहीं किया है। देखो कैसे किया है। अरे यार कहां मिट गया? यहां ऐसे समझिए। हम ये कह रहे हैं अगर मान लो हम 5 जीरो इसको हटा दें, यानी यहां पे 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दें। याद आया कुछ? हाँ सर, 5 जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर जीरो हटाना, कुछ लोगों को नीचे पॉइंट नहीं अच्छा लगता है, तो पॉइंट के बाद जो है 1 2 3 4 हो जाएंगे। कहोगे हाँ सर। यहां 1000 से यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो अब आप क्या करोगे? देखो 289 का 17 हुआ, एक गलती से कर दिया, हमें 4 या 6 ऐसे दिया होना चाहिए, इसलिए कंफ्यूजन कर दिया। कोई बात नहीं, यहां 17 है, हमें तो 4 दिया हो गया। तो बोलो क्लियर क्या कह रहे हैं? और इधर जो है 2 जीरो का 1 जीरो हुआ, 4 जीरो का 2 हुआ, डिवाइड बाई कितना? 11। ये तो ऑप्शन में नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ होने का मतलब भाई ये था, लेकिन जो है देखो 289 का तो पता है 17 है और 121 का 11 है। तो 121 का करोगे तो पॉइंट के बाद 5 है, तो 2 होना चाहिए। यार ये कंफ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन में, ये कुछ पॉइंट एक इधर उधर कर दिए इसलिए कंफ्यूजन हो गया। तो हमें लगता है कि देखो हम इसको करेक्ट करके अगर बताएं तो मुझे लगता है कि जीरो नहीं, ये एक हटा दे, 0.0126 हुआ, तब आसान हो जाएगा। ये 17 ये करोगे, 11 ये करोगे, पॉइंट बाद 4 डिजिट बनेगा, 2 पे लगा दोगे ना। तो कहोगे हाँ सर, 2 पे लगा दोगे तो ऑप्शन के हिसाब से फिर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ गड़बड़ी दे दिया गया क्वेश्चन में, ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा भाई, ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जो है हम जब मैच नहीं करवाएंगे तो ये सही है। 110 भी नहीं होगा, नो भाई, इसमें से फिलहाल कोई नहीं होगा। कहोगे अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, इसमें से नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। गलती से देखो, कभी कभी जो है पॉइंट इधर उधर होने से पूरा गलत हो जाता है। 6308931 माइनस इतना, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग बताएंगे, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। 6303 इंटू 931, 630308 इंटू 831। तो एक चीज ध्यान दो, 6308 कॉमन है भाई ना, सबसे आसान। ये कितना मतलब जो लोग ऐसे नहीं करेंगे ना वो कितना टफ कर देंगे। देखो तो ये 100 हो गया और ये 6308, मतलब 2 जीरो और बढ़ा दो, 630800, कितना आसान हो गया, 630800। वाह कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे इसका डिफरेंस कितना हुआ, 100 हुआ और इंटू 6308 तो है ही है, मतलब एक लाइन का आंसर था। ऐसे क्वेश्चंस जो है यूपी पुलिस में मजेदार के होंगे।
हाँ हाँ, एक टेस्ट दिया गया है, इसको बताओ। एक बार पूछा गया था, हमने देखा भाई यूपी पुलिस में इतना तो आसान नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन 250 डिवाइड बाई 0, तो आप बताओ। कुछ लोग कहेंगे सर 0 आएगा, नहीं भैया, कभी भी 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। उसका मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसे हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, परिभाषित नहीं किया जा सकता। हाँ सर, वेरी गुड। 202/3 में क्या घटाया जाए भिन्न इतना हो जाए, मतलब 2/3 में क्या घटाया जाए, कुछ भी बना लो, बराबर 5/21, यही करोगे ना। मतलब 2/3 में क्या घटाया जाए, 5/21, एक्स घटाया जाए, तो एक्स का मान इधर आएगा। मतलब 2/3 में आपको 5/12 घटाना है, बराबर एक्स आएगा। तो भाई 3 डिनोमिनेटर बराबर कर दो, यहाँ 4 से गुणा कर दो, यहाँ 4 से कर दो, तो 4 2 8 में से 5 गया, 3 बटा कितना 12, तो 1/4। मतलब ये तो बचपन में बहुत बार करते आ रहे होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डाउट है तभी गलत है। 2/3 से क्या घटाया जाए भिन्न 5/21 हो जाए, 5/12 लिखें तो कहाँ से आंसर आएगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यार कभी कभी गड़बड़ लिख देते हैं। गड़बड़ हम लिख देंगे तो ठीक है, आप लिख देंगे तो नहीं सही है, क्योंकि एग्जाम में गड़बड़ लिख दिए ना तो फिर जो है मार्क्स कट जाएंगे। अभी प्रैक्टिस में गड़बड़ लिख दिए तो कोई इशू नहीं है, तो गड़बड़ भी लिखना बड़ी गलत बात है। तो 2/3 में क्या घटाएं, एक्स घटाएं कितना हो जाए, तो यानी इतने में से 5/21 घटा दोगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक ना। मतलब 2/3 में एक्स घटा दो तो एक्स उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो भाई अब क्या करोगे, इसको बराबर करना तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7 से यहाँ करोगे तो 214 में से 5 गया 9/21, यही करोगे ना एक्स की वैल्यू, तो 3 त्रिका 9, 3 7 21। अब करेक्ट आंसर आएगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब दोबारा नहीं बोलेंगे आप इसको, कहोगे हाँ सर 36, 45 और 75 का लघुत्तम समापवर्तक, ये तो सबसे आसान है भाई। कितनी बार आपको फ्रैक्शन मेथड बता चुके हैं, या जो है जो सबसे बड़ी संख्या उसका प्रोडक्ट मेथड। 36 का मतलब 9 चौक 36, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 45 9 पचे 45, 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये करोगे ना। 75 का मतलब 25 तियां 75, यानी 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो जो इसका एलसीएम होगा, यानी 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2, हाँ सर। 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, हाँ सर। 5 की मैक्सिमम पावर 2, मतलब 4 इंटू 9 इंटू 25, 2500 का 100 9 या 900, 900 है, हाँ सर। मतलब ये कौन सा, आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा जो है जो फैक्टर हैं, मतलब जो नंबर्स हैं फैक्टर करो, और सभी नंबर्स की अधिकतम पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी जैसे 2 है, लेकिन अगर कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकतम पावर की बात करें, कोई भी होगा। कहोगे हाँ सर। चलिए जल्दी से ले चलते हैं। सौरभ के गणित में अंक अंग्रेजी में प्राप्त अंक का 3 गुना, यानी मैथ और इंग्लिश की अगर हम बात करें, मैथ में इंग्लिश का 3 गुना, मैथ में 1 होगा तो इंग्लिश में 1 होगा, मैथ में 3 होगा। उसके गणित और हिस्ट्री में अंकों का अनुपात 4:3, मैथ में कितना 4, हिस्ट्री में, हिस्ट्री इधर आ जाओ, हिस्ट्री यहां 3, मतलब मैथ और हिस्ट्री में 4:3, मैथ में 4, हिस्ट्री में 3। उसने तीनों विषयों में कुल 250 अंक प्राप्त किए। भाई मैथ और इंग्लिश का दिया है, मैथ और हिस्ट्री का दिया है, तो हम मैथ हिस्ट्री इंग्लिश का रेशियो निकाल सकते हैं। कहोगे हाँ सर। यहाँ पड़ोसी बढ़ा देंगे 3, यहाँ पड़ोसी बढ़ा देंगे 4, मल्टीप्लाई करोगे 3 त्रिका 9, हाँ सर। 3 चौक 12, 4 एकम 4। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स गेन बाई, किसमें किसमें भाई, नंबर ऑफ मार्क्स गेन बाई हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 9, 12 एंड 4। यस। तो अब क्या करोगे भाई, वही करोगे जो करना चाहिए। टोटल तीनों विषय में 250 मार्क्स, तो 12 9 कितना 21 4 25, यानी 25 रेशियो कुल मार्क्स है, और वैल्यू में 250 अंक है। तो एक की वैल्यू 25 पंचे यानी 50 क्या चाहिए। तो इंग्लिश में कितने हैं 4 मार्क्स भैया, 4 का मतलब 50 इंटू 4 का मतलब 50 100 का 200, दूर दूर तक नहीं है। वाह। उसने तीनों विषयों में कुल इतना अंक प्राप्त किए, तो अंग्रेजी में कुल कितने प्राप्त किए, अंग्रेजी में अकेले 2। हम ही गलत हैं क्या, कुछ लोग सही मान लिए होंगे सर नहीं है। अरे 25 की वैल्यू 250, 1 की वैल्यू कितना सर 10 हुआ, 4 की वैल्यू सर 40 हुआ ना। कुछ लोग सही से लिख देंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे क्या कर दिया, जान के कंफ्यूज किया जाता आपको कि, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखो पिछली बार आया था तो 19 ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा और 5 बढ़ा दे रहे हैं कि भाई घंटे कम है तो 5 बढ़ा देते हैं। चलो तो इतना का 56%, 7 21 4 कितना हुआ 25/7।
का मतलब इंटू 56%, यहाँ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें लिख दिया 25 चौका 100 और 7 8 56, 4 दूनाई 8, मतलब इतना इजी बताने की जरूरत नहीं भाई। 2.0 का मतलब 2 ही हुआ भाई, इतना है, इसकी वैल्यू करो 56/100, जो भी आएगा सॉल्व कर लो, इसलिए जान के हमने नहीं बताया। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, डिस्काउंट देता है तो अर्जित करता है। ये देखो, आपको पता, जो भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा उसका एमआरपी सीपी से 80% ज्यादा है, यानी अगर 100 में खरीदेगा 80% बढ़ाकर बेच मार्क करेगा, यानी 180 मार्क करेगा। एक बार हमने सीपी लेट किया और सीपी के थ्रू अब हमें सारी चीजें निकालना है, यानी 100 अगर उसका सीपी होगा, मार्क कितना करेगा भाई, 180 कहोगे हाँ सर बिल्कुल, यस यस बिल्कुल मार्क करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, बेचते समय 30% का बट्टा देता है, मतलब आप बोल दो कि 30% डिस्काउंट देगा, तो 180 एमआरपी है, 30% डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा सर, 70 में बेचेगा 18 7 126, यानी 126 में बेचेगा। तो आप बताओ 100 में अगर खरीदा है, 180 में बेचने के लिए वो मार्क किया है, लेकिन भैया उसने उसका मूड बदल गया। क्या बदल गया कि वो बेच रहा है 126 में, कितने % प्रॉफिट हुआ, यानी 100 पर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 26% का प्रॉफिट 100 पर ही कंसीडर किया जाता है। तो बस आंसर हो गया, वाह सर। आगे बताओ भाई, सुरेश महेश जी, सुरेश और महेश मिलकर 9,000 और इतना लगाकर एक व्यापार आरंभ किया वर्ष के अंत में। इतना इजी भाई, सुरेश जी और रमेश जी, सुरेश जी ने 90,000 रुपए लगाया, रमेश जी ने 1,35,000 लगाया। आपको पता है सुरेश जी और रमेश जी कोई व्यापार स्टार्ट करेंगे तो सुरेश जितना मनी जितने समय के लिए, रमेश जितना मनी जितने समय के लगाएगा वही उसके लाभ का अनुपात बनेगा, और एक साल दोनों समय लगाए, समय की जरूरत ही नहीं है, यानी जो उसका इन्वेस्टमेंट है वही क्या है, प्रॉफिट है। तो कहोगे 15 छक्का 90 या 15 छक्का 90, 15 नवैया 145, 15 नवैया 135, 3 दुनाई 6, 3 त्रिक्का 9, यानी 2:3 के रेशियो में जो उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यानी प्रॉफिट का रेशियो। क्यों? क्योंकि एक साल ये भी एक साल ये भी, दोनों का समय बराबर है। समय बराबर का मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बनेगा, 2:3। अब क्या करा, एक अंत में महेश को 10,800, तो भाई महेश कहाँ गया, हमने ये आर का मतलब महेश है तो महेश को प्रॉफिट 3/3 की वैल्यू 10,800, ये तो सबको पता है। तो कुल भाग प्रॉफिट 3 2 5, मतलब सुरेश के साथ प्रॉफिट कुल 5, तो 3 36 पंचे 180, यानी 18,000। हमें अलग अलग नहीं निकालना, 3 की वैल्यू दिया है, यानी महेश का प्रॉफिट दिया है, 5 की वैल्यू निकालोगे एक साथ प्रॉफिट निकल आएगा, 2 निकालोगे तो आपको मिलेगा सुरेश, लेकिन 2 नहीं निकालना है, आपको रमेश निकालना है। कहोगे वाह, इसको बताओ। अभी आपको यही क्वेश्चन कराए थे हम, जान के इसको 25 19 ही आया था, लेकिन 5 बढ़ा दिया है कि आप जो पहले सॉल्व कर चुके उसका टेस्ट करो अपने आप को। 45 परिणाम का औसत, लेकिन अब जो है ट्रिक से करोगे, जैसे 45 × 75 मल्टीप्लाई करना टफ है, 60 का औसत 84 है, तो सभी परिणामों का औसत 45 × 75 60, 45 का औसत हो गया, 60 × 84 60 का हो गया, डिवाइड बाई 45 + 60 डिवाइड कर दो। टफ हो जाएगा, लेकिन ना क्या करोगे, 45 का औसत 75 है, ये नंबर है, ये एवरेज है। 60 परिणाम का औसत कितना है सर, 84 है। आपने क्या बताया था, 15 45, 15 चौका 60। नंबर जो डिवाइड करना है सम में करके उसको नीचे रखोगे तो, और एवरेज इन्हीं के रेंज में कुछ एज्यूम कर लो जो समझ में आए। 75 और 84 के नियरेस्ट 80 है, हमने एवरेज 80 एज्यूम कर लिया। 80 एज्यूम किया, 75 80 से कितना कम है, कहोगे सर हाँ कम तो है, कितना कम है भाई, 5 कम है, 1 के लिए 5, 3 के लिए 15 कम है, यहाँ 15 करते हो। 80 से 84 कितना ज्यादा सर, 4 ज्यादा, 1 के लिए 4, 4 के लिए 16 ज्यादा है, तो 16 ज्यादा, -15 + 16 यानी प्लस का 1, तो प्लस का 1 नंबर ज्यादा होगा, और औसत क्या करोगे, 3 4 7 से डिवाइड करोगे, तो 80 से 1/7 का मतलब पॉइंट में 7 × 7 7 चौक 28, यानी 80.14, यानी पहला ऑप्शन इज करेक्ट। चाहे पूरा जोड़ के करो चाहे ऐसे याद करो, अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन कराया था। ओके हाँ सर। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल फील्ड एंड स्क्वायर फील्ड आर इक्वल, सर्कुलर फील्ड और बराबर स्क्वायर फील्ड। सर्कल का आपको पता है ये रेडियस होता है, इसका पेरीमीटर 2πr, एरिया πr², और आपको स्क्वायर का पता वर्ग का, इसका एरिया वर्ग हम सही नहीं बना पाए हैं, मतलब बराबर चारों भुजाएं होती हैं, एरिया साइड स्क्वायर, और जो है पेरीमीटर 4 गुणे भुजा, ये सब होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, क्या कह रहा है, यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल भाई भुजा स्क्वायर बराबर 1 2 1 0 0,
तो भुजा बराबर कितना, √12100, 121 का भाई 11 हुआ, 2 0 का 1 0, यानी भुजा 110 है, भुजा 110 है। तो हम परिमाप बराबर की बात कर रहे हैं, तो भुजा 110 है तो परिमाप कितना होगा, 440। मतलब हमारा टारगेट था भाई, एरिया दिया तो परिमाप निकालना, तभी तो हम सर्कल का निकाल पाएंगे परिमाप। हाँ सर, 440 जो है मीटर भाई, जितना परिमाप वर्ग का होगा उतना ही परिमाप होगा आपके वृत्ताकार साहब का। तो मैदान का क्षेत्रफल, किसका, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का परिमाप 2πr की वैल्यू दिया है आपको 440। तो r निकालो, रेडियस निकालो, r बराबर कितना, 440 डिवाइड बाई 2π, पाई का मतलब 22/7, 7 ऊपर चला गया, तो 22 दूना 44, 2 2 कट 7, रेडियस कितना हो गया, 70 हो गया। रेडियस 70 हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर 22/7, 70 × 70। ये तो आसान था, बस फॉर्मूले लगाना था। तो कितना, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 15400, 15400, ये ऑप्शन नंबर दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल पता है तो वर्ग की भुजा पता, वर्ग की भुजा पता, वर्ग का परिमाप पता, वर्ग का परिमाप पता। तो सर्कल का परिमाप कंफर्म है, सर्कल का परिमाप कंफर्म, सर्कल का रेडियस कंफर्म है, सर्कल का रेडियस कंफर्म है, इसका मतलब सर्कल का एरिया कंफर्म कहोगे। हाँ सर बिल्कुल, वेरी गुड। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा भाई। और आप जो है, अब आपके लिए कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि भाई आप जो है स्टडी 91 के चैनल पे जाएं और वहां से आप कांस्टेबल की फ्री में, यानी कोई बैच ज्वाइन करते हैं वहां से फ्री में बुक परचेज कर सकते हैं। और ये जो है बुक बैच ज्वाइन करने पर फ्री भी मिल रही है और अपने आप को प्रैक्टिस को बूस्टअप बना सकते हैं, अपने आप की प्रैक्टिस को बूस्टअप बना सकते हैं। बाकी हम आपके लिए हैं। और भाई तो ध्यान दीजिएगा, डेली हम 7 बजे अब आते हैं। कितने बजे भाई, 7 बजे शाम को आते हैं। और अभी जो है स्पेशली यूपी पुलिस का बैच, मतलब थोड़ा सा मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और आप जो है कमेंट में बताइए भाई कि हमें कौन सा टॉपिक सर डाउट है। यकीन मानिए वो टॉपिक आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चन को लिख के आप टाइप करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। बट आप कमेंट तो करिए, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं भाई कि हमारे द्वारा, यानी हमारे द्वारा का मतलब आपका सिलेक्शन में हमारा भी योगदान हो। तो चलिए भाई, नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई गुड इवनिंग, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद।